बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमिना है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब जरूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चाचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। मगर चचा के यहाँ हराम और हलाल की कोई तमीज ना थी। अब्बू हक हलाल की रोटी रोजी कमाते वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए थे और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम उसका इलाज कर पाते। और फिर इसी कसमा पुरसी की जिंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। दुखों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। ये गम छोटा न था मगर सब्र के सिवा कोई चारा भी न था। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और बाकी मेरे बहन भाई छोटे थे। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास भी था कि सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मगर ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम कर लेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। लेकिन मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक्त से पहले मेरी अम्मी भी हमें छोड़कर चले जाए। इसलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। अम्मी नहीं मान रही थी मगर मेरे बार बार इसरार के बाद वो चुप हो गई। मैंने एफए किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। शौक ही नहीं, उनका ये ख्वाब भी था। मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी और कोई चारा भी ना था। मगर मेरी तालीम बहुत कम थी, मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। तालीम की अहमियत का अंदाजा मुझे अब हो रहा था। कागज की ये डिग्रियां कितनी अहम होती हैं, इन हालात में बखूबी अंदाजा हो चुका था। मैं कुछ परेशान रहने लगी। बहन भाई की तरफ देखती और अम्मी की सेहत का ख्याल आता तो हजारों ख्वाहिशात सर उठाती और कोई रास्ता न मिलने पर ठंडी आह भर कर बैठ जाती। इसी मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दे। आखिर तुम्हारा चचा है। अम्मी की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं। मगर इसके बावजूद वो मुड़कर कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही उसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। ऐसे होते हैं चाचा, बस रहने दे। पैसे ना होना कोई रिश्ता नहीं रहता, सब रिश्ते पैसे से हैं। आज हम इस हाल में हैं, क्या चचा को नजर नहीं आता? वो जानकर अनजान बन रहे हैं। खूनी रिश्तों का ये हाल है तो बाकी किसी को क्या कहना। मैंने एक ही सांस में सारा गुस्सा उतार दिया। ये सुनकर अम्मी की आंखें भर आईं। वो सर हिला कर रह गई। इस दिन के बाद अम्मी ने चचा के मुतालिक कोई बात नहीं की। मैंने भी सोच लिया अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, किसी की मदद नहीं लेनी। थोड़ा कमाए मगर खुद मेहनत करके। फिर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। मुश्किल से मिली मगर अल्लाह का शुक्र है कि मिल गई। वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती कि हमारा घर अच्छा चलने लगा और अम्मी बेफिक्र हो गई। घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया। अजीब नजरें थी उसकी। मैं काम में मगन रही और उसके देखने के अंदाज को नजरअंदाज किया। मगर वो मुझे रोज रोज किसी न किसी बहाने अपने दफ्तर में बुलाने लगा। उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था मगर उसके देखने का अंदाज में भांप गई थी। मुझे ये सब गवारा नहीं था। हर कोई बकाओ माल नहीं होता। मर्दों की इस दुनिया में शायद मजबूरी का इसी तरह फायदा उठाया जाता है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया। इन हालात के सबब मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। बड़ी भाग दौड़ की धूप गर्मी सब भूल कर तलाश जारी रखी। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैं जल्द ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। ये उसका मुझ पर बड़ा एहसान था। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा ताकि मैं फैक्ट्री वापस आ जाऊं। मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। मैं उसके इरादे को भांप चुकी थी। खुदा ने जल्द अकल दे दी क्योंकि स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपने चचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चचा की बेटी तो घर में भी बन सवर कर रहती। और क्यों न रहती,
क्योंकि उसका बाप अमीर था और वो उसके पैसे पर ऐश कर रही थी। नए नए जोड़े लेना उसका शौक था। महंगा मेकअप करके वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी और अगर कहीं हमारा आमना सामना हो जाता तो वो मुझे ऐसे एक्ट करती जैसे जानती ना थी। बालों की कटिंग के साथ लिबास भी पहले से छोटा पहनने लगी और इस पर बड़ा फख्र करती। मेरे लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती थी, इसलिए मुझे इन चीजों की परवाह भी नहीं थी। अम्मी ने हमेशा यही समझाया था कि जितनी चादर देखो इतने पाँव फैलाओ, इसलिए मैं सोच समझकर चलती थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चचा भी हमारे घर नहीं आए, मगर हम चचा के दुख सुख में उनके घर चले जाते, क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफेद नहीं हुआ था। मेरे चचा की यही एक ही बेटी थी, मगर वो अमीर होने की वजह से नखरे भी करती थी। मुझे खास दिलचस्पी तो नहीं थी, बस नाम का रिश्ता था। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने सुना कि चचा की बेटी अंबर का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ है। ये खबर मैंने अम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन मुबारकबाद देने चलेंगे। मगर ये सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अम्मी से कहा, मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि आप चचा के घर मुबारक देने चल पड़े। हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं? मगर अम्मी कहने लगी, फिर इन लोगों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गई और छुट्टी वाले दिन अम्मी मुझे जबरदस्ती चचा के घर ले गई और जब वहाँ गए तो घर में शादी की तैयारियां शुरू थी। ये देखकर तो अम्मी हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अंबर ने तो कहा था कि उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चचा से गिला किया कि उसके अगले हफ्ते शादी है, तो वो कहने लगा, ओ भाभी, दरअसल मैं आपके घर कार्ड देने आया ही था, आप लोग हमारे घर आ गए। देखिए कैसा इत्तेफाक है। चचा की बात से साफ लग रहा था कि वो हमें बहला रहा है और मेरी भोली भाली अम्मी बहल भी गई। उसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफें करने लगी कि वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और मुझे शादी के बाद अलग घर लेकर देंगे वगैरह वगैरह। उसकी आदत भी थी लंबी लंबी छोड़ने की। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने अमीर घर में ब्याही जा रही है। वो तारीफें किए जा रही थी, मैं सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वालों के घर दोबारा नहीं जाना। उस दिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। शायद अम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी, लेकिन 2 दिन बाद ही चचा हमारे घर आ गया और हमें शॉपिंग कराने ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई चचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। मुझे बहुत हैरत हुई, चचा के इस खुलूस की तवक्को न थी। उस दिन चचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग करवाई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। उस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर जरूर जाएंगे। उस दिन अम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। चूँकि मेरी नई नई जॉब थी, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिल सकती थी। इसलिए जिस दिन मेरे चचा की बेटी की शादी शुरू हुई, हम सब वहाँ जाते और रात को घर आ जाते थे। वहाँ मेरी एक लड़के से बार बार टकराव हो रहा था। शायद वो अंबर की सहेली का भाई था। कितनी ही बार हम दोनों की आंखें चार हुई। मैं इस इत्तेफाक पर तकरीबन घबरा ही गई थी। मैंने अपनी जगह बदल ली ताकि उसके साथ आमना सामना ना हो और अपने बहन भाइयों के साथ गपशप करने लगी। किसी बात पर मैं खिलखिलाकर हंसी तो मेरी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। वो लड़का मेरे पीछे कुछ फासले पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जरा सी शर्मिंदा सी हो गई, मगर अपना ध्यान बातों में लगा लिया। जब हम चचा के घर गए वो वहीं होता। एक दिन उसने मुझसे हालो अहवाल पूछा और नाम से काम तक पूछने लगा। तब मुझे पता चला कि ये अंबर की सहेली का भाई है। मैं मुहतात होना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी सहेली भी उसकी तरह ऊंचे घर की होगी और उसके भी कई नखरे होंगे। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहती थी, मगर उस लड़के में कोई खास कशिश थी जो मुझे उसकी तरफ खींचे चली जा रही थी। वो भी बार बार मेरी तरफ मुतवज्जो होता। उसने मगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की। उसने बहाने से मेरा नंबर भी हासिल कर लिया। वो भी मेरे छोटे भाई से बातों बातों में लिया, जिसका मुझे बाद में इल्म हुआ। हम फंक्शन से वापस घर आ गए। सब बहुत थक गए थे, इसलिए कपड़े बदलते ही अपने अपने बेड पर चले गए। मैं भी वुज़ू करके नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गई। फोन की आवाज बंद की और रखने ही लगी थी कि मैसेज आया, कैसी हैं आप आमना। मैं हैरान हो गई, मेरा नंबर कैसे उसके पास आ गया। लगन सच्ची हो तो सब कुछ मिल जाता है, ये तो नंबर ही है बस। अब मैं परेशान हो गई कि मैं
कौन हूँ? तो भाई मैं वही आपकी कजन की दोस्त का भाई हूँ जो खुलकर आपकी तारीफ भी नहीं कर सका। बहुत खूबसूरत लग रही थी आज आप। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैंने मैसेज पढ़ा तो भाई के पास जाकर बातों बातों में पूछा, तब पता चला कि ये कारस्तानी मेरे भाई साहब की है। खैर अब क्या हो सकता था। दिल के चोर खाने में एक धमाका था कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, मगर दिमाग कहता था पैसे वालों के लिए सब एक खेल है, वक्त गुजारी है। प्यार मोहब्बत इनके लिए रोज एक नई गेम है। दिल मानने को तैयार ना होता और दिमाग दिल को समझाता ही रहता। दिल और दिमाग ऐसी जंग में उलझ कर रह गया और वो रोज मैसेज करता। 1-2 बार कॉल की मगर मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं कॉल सुन सकूं। चैट में मैंने कभी कभी जवाब देना शुरू कर दिया, वो भी मुख्तसर सा। मैंने हिम्मत करके अम्मी से जिक्र कर दिया इस सारे मामले का। मुझे अम्मी पर और अम्मी को मुझ पर मुकम्मल एतमाद था। अम्मी ने कहा कि अगर मुखलिस है तुम्हारे साथ तो अपने घर वालों को भेजेगा। मैं चचा से बहाने से पूछूंगी। मैंने उससे एक दिन पूछ ही लिया कि क्या वो हम जैसे गरीब घराने की लड़की से शादी कर सकता है। उसने फलसफा झाड़ा, मगर शादी सिर्फ लड़की लड़के की नहीं होती, 2 घरानों की होती है। मैंने उसे कहा, बल्कि उसे समझाया कि अब के आप ऊंचे खानदान के हैं और हमारी हैसियत इतनी नहीं कि ऊंचे ख्वाब देखें। उसकी बातें ऐसी थी, सुनकर लगता ही नहीं था कि वो अंबर की तरह की सोच रखता होगा। हाँ, अंबर जितना अमीर जरूर था। कई दिन हमारी चैट होती रही, दोस्ती भी हो गई, मगर मैं दोस्ती से आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। दोस्ती भी इतनी कि बस फोन तक महदूद। और इस बात का अम्मी को पता था। अम्मी भी मुझे मुहतात रहने को कहती थी, जब तक चचा से बात ना कर लूं आगे ना बढ़ना। ऐसा ना हो कि फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाए। मैं खामोशी से असबात में सर हिलाकर बैठ जाती। एक दिन अम्मी चचा की तरफ गई और उनसे इस लड़के का जिक्र किया, कौन है, कैसा है। अम्मी ने अपनी पसंद का इजहार किया। ये बात कहीं अंबर ने सुन ली, जिसका हमें बाद में पता चला। चचा ने तो लड़के की तारीफ ही की और कहा, भाभी अब बात करके देख ले, खुदा को मंजूर हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। उधर अंबर ने अपनी सहेली को फोन करके मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और मेरी इतनी बुराइयां की और मेरी अम्मी के इरादे का भी बताया। उसने तो फौरन चचा को फोन करके इस बात को यहीं खत्म करने को कहा। चचा ने समझाना चाहा, मगर अंबर ने इतने कान भर दिए थे कि अब किसी और की बात की गुंजाइश ही ना रही। चचा ने आखिर एक दिन आकर अम्मी को सारी बात बता दी और उसकी बहन ने जो जो कहा था सब बता दिया। अम्मी को बहुत दुख हुआ। मैं ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। मुझे भी शदीद सदमा हुआ। अंबर ने ऐसा क्या कह दिया उसकी बहन को? अंबर ने अपनी कजन के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने दिल को समझा लिया कि अमीर और गरीब का फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता। उसका फोन आता रहा। मैंने बस मैसेज किया कि अपनी बहन से पूछ लो जो पूछना है, मगर आइंदा फोन ना करना। वो बाज ना आया तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मेरी खामोशी और मेरे दिल की हालत मेरी अम्मी बाखूबी समझ रही थी। उन्होंने फौरन रिश्ते वाली आंटी से कहा कि कोई अच्छा सा ढंग का रिश्ता लाएं, मुझे जल्द ही अपनी बेटी का रिश्ता करना है। मैंने अम्मी को बहुत समझाया कि मैं नॉर्मल हूँ, अभी मुझे कमाने दे, पर अम्मी ना मानी। आखिर एक दिन रिश्ते वाली आंटी एक रिश्ता ले आई और तारीफ में जमीनों आसमान के किलाबे मिलाने लगी। अम्मी ने बात आगे बढ़ाने को कहा और इन्हें अगले हफ्ते घर पर बुला लिया। मेरा दिल खुश नहीं था, मगर माँ की खुशी के सामने औलाद को खामोश होना पड़ता है। लड़के वालों ने मुझे पसंद कर लिया। अम्मी भी उनके घर गई और लड़का पसंद कर आई। अम्मी ने बताया सब ठीक है, बस एक नंद है कवारी, उम्र बढ़ चुकी है, वो जरा तेज तबीयत की लगी है, बाकी सब अच्छे लोग हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम खुश रहोगी। अम्मी के आगे मेरी एक ना चली और मैंने उनके फैसले के आगे सर झुका लिया। तारीख रखी गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरे छोटे बहन भाई बहुत खुश थे। जाहिर है घर में पहला फंक्शन था और इनको नई नई चीजें मिल रही थी, नए कपड़े सिल रहे थे। अम्मी ने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे लिए जहेज का सामान लिया। मैंने अपने बॉस से, जहां मैं नौकरी करती थी, कुछ लोन ले लिया और छुट्टी की दरख्वास्त भी दे दी। यूँ लगता था जैसे वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। वो दिन भी करीब आ गया जब मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना। खूब रौनक लग गई। वो लोग बड़ी तैयारी के साथ आए, अच्छी बरी लेकर आए। हल्की फुल्की रस्में हुई,
और अम्मी से गले मिलकर अश्कों की बरसात में मैं अपने नए घर में आ गई। हमारे घर से काफी बड़ा घर था, वहाँ भी कुछ रस्में हुई। मैंने महसूस किया कि मेरी नंद, जिसके बारे में अम्मी ने बताया था, कुछ खिंची खिंची सी थी। एक तरफ खामोश बैठी मुझे जैसे घूर रही थी। मैं दिल ही दिल में डर गई कि ये ऐसे क्यों देख रही है। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया, वलीमा भी खैरियत से हो गया। अम्मी ने मुझे बहुत दुआएं दी। चंद दिन गुजर गए, मैंने देखा मेरी नंद मुझसे बात करने से कतराती है। मैंने अपने मियाँ से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत ही ऐसी है, तुम इससे दूर ही रह, तुम फिक्र ना करो, हो जाएगी ये ठीक। चंद दिन बाद मैंने घर में खीर बनाई, सबने बहुत पसंद की। नंद अपने कमरे में थी, मैं उन्हें कमरे में खीर देने चली गई। वो मुझे देखकर गुस्से में आ गई। खीर की प्लेट एक तरफ रखकर मेरे मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। मैं घबरा गई, इस अचानक हमले की तवक्को नहीं थी। फिर बोली, मुझे तुम्हारे एक राज का पता है, अगर तुम्हारे मियाँ यानी मेरे अपने भाई को बता दिया तो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरा राज? मुझे ख्याल गुजरा कहीं अंबर की सहेली के भाई वाली बात तो नहीं पता चल गई। और तो कोई मेरा राज ना था। मैंने डरते डरते पूछा, कौन सा राज? बोली, वक्त आने पर बता दूंगी, बस जो मैं कहती हूँ वो करो। बड़ी थी, मुझे वैसे भी उनकी बात माननी ही थी। मैं जी कहकर आ गई। अगले दिन कहने लगी, तुम मेरे कमरे में दुल्हन के लिबास में सोना। मैं हैरान हुई। वो बोली, मैंने कहा है। मैंने मियाँ से बहाना करके और बाजी की हमायत में बोलकर दुल्हन का ड्रेस उठाया और उनके कमरे में चली गई। बाथरूम में पहन कर निकली तो नंद दूध का गिलास लिए खड़ी थी। ये पी लो। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा। इसलिए कि मैं कह रही हूँ, वो अकड़ कर बोली। मैंने ना चाहते हुए भी वो पी लिया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह आंख खुली तो सर में दर्द था। मैंने देखा नंद सोफे पर सोई हुई है। मैंने उठकर जल्दी से कपड़े बदले और अपने रूम में चली गई। अब हफ्ते में एक बार नंद मुझे इस तरह बहाने से कमरे में बुला लेती और भाई को कहती, आज भाभी मेरे साथ सोएंगी, हमने कुछ बातें करनी है। मेरा मियाँ खुश होते कि नंद भावज की ज़हनी हम आहंगी हो गई है, मगर वो हकीकत से बेखबर थे। नंद मुझे दुल्हन के जोड़े में बैठा देती और कभी दूध और कभी टॉफी देती, जिससे मुझे नींद आ जाती। जब मैं ऐसा करने की वजह पूछती तो कहती, मुझे सुर्ख जोड़ा पसंद है और तुम पर अच्छा लगता है। एक रात मेरे कहने पर पहन लेती हो तो तुम्हारा क्या जाता है। मेरा दिल मुतमईन हो जाता, मैं उनकी बात पर खामोश हो जाती। मगर एक दिन इसी तरह दुल्हन बनकर बैठी और मुझे वो टॉफी देकर खुद खिड़की खोलने गई तो मैंने टॉफी छुपा दी और यूं जाहिर किया कि खा ली है। इसके बाद सोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ देर बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो शदीद हैरत हुई। मेरी नंद एक गुड़िया को बिल्कुल मेरे जैसा जोड़ा पहनाकर उसे अपने सामने रखकर कुछ पढ़ती जाती है और पानी के छींटे उस गुड़िया पर मारती। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भला ये क्या और क्यों कर रही है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मुझ पर जादू कर रही है? बहुत से सवाल मुझे सताने लगे। मैं चुप कर लेटी रही। थोड़ी देर बाद वो इसी तरह करती रही। फिर 2 चक्कर मेरे इर्द गिर्द लगाए और वो पानी के छींटे मुझ पर भी फेंके। मैंने दिल ही दिल में आयात और सूरतें पढ़ना शुरू कर दी ताकि मुझ पर कोई असर ना हो। जब वो वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई तो मैंने आराम से उठी और उनके पीछे चुप करके बैठ गई। वो अपने ध्यान में पढ़ रही थी। मैंने जरा सा कान लगाकर सुना तो मुझे ये समझ आई। वो सुनकर सारी कहानी मेरे समझ आ गई। वो पढ़ रही थी, रुस्तम रुस्तम काम बना दे, हफ्तम हफ्तम दिखा दे, जल्द मुझे भी दुल्हन बना दे। ओ मेरे अल्लाह, तो ये है असल कहानी। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। कितना जुल्म है इनके घर वालों का, जो इसकी हालत को समझ ही नहीं पा रहे थे। अस्तगफार, ये सब क्या हो रहा है? मैं सख्त परेशान हो रही थी, मगर मैंने बड़े आराम से और प्यार से नंद को पुकारा। मेरी आवाज सुनकर वो तो जैसे बेहोश होने वाली हो गई। तो तुम सोई नहीं? यहाँ क्या कर रही हो? उनका घबराना बनता भी था। मुझे अचानक अपने सामने देखकर उनका सारा प्लान चौपट हो चुका था। हो सकता है ये जादू हो। आप ना घबराएं, मैं समझ चुकी हूँ आपका मसला क्या है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप घबराएं ना, ये जादू जिसने भी बताया है उसे छोड़ दें। जो आप चाह रही हैं वो काम ये जादू नहीं, मैं खुद आपके लिए कर सकती हूँ। बस अब ये आप सब कुछ खत्म कर दें और इन चक्रों से निकल आए। मैं आपके लिए खुद रिश्ता देखूंगी। मेरी नंद का खून जैसे खुश्क हो चला था। मेरी हमदर्दी ने उनकी सांस बहाल कर दी।
मैंने अपने मियाँ से मुख्तसर सी सारी बात बताकर रिश्ते वाली से बात करने की इजाजत ली और 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक मुनासिब उनका हस्बे हाल रिश्ता देखकर तारीख तय कर दी। उस दिन वो सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश थी। उन्होंने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में मेरी बलाएं ली। रुखसती के वक्त गले मिलते हुए उन्होंने मेरे कान में कहा, तुम भाभी नहीं फरिश्ता हो, मेरी मोहसन, हमेशा खुश रहो। मुझे उस दिन खुद पर फख्र महसूस हो रहा था। एक इंसान की जिंदगी संवार कर, किसी का असल मसला समझकर मैं भी बहुत खुश थी।